हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना देख लेते हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन पेपर का स्टाइल क्या रहने वाला है। तो हम ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए जो कि हमारा आएगा, सेक्शन ए में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा। अब अनसीन पैसेज तो वो होते हैं कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन पढ़े हुए हमें कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि अनसीन का मतलब हो गया तो जो आपने देखा हुआ नहीं है उसी में से वही आएगा, ठीक है। तो अनसीन पैसेज को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि मैं तो पहले एक बार देख लेती हूँ, क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेती हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो जब एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमारे माइंड में रहेगा कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद फिर मैं पैसेज रीड करती हूँ कि पैसेज में फिर मुझे ये रहे कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया। बाकी आपकी चॉइस है, आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बट मोस्टली ये होता है कि पैसेज को हमें एक बार में पढ़ने से ना समझ आए तो 2-3 बार पढ़ लेना आराम से, ठीक है। और जब पैसेज आप पढ़ो तो पूरा ध्यान आपका पैसेज पे ही होना चाहिए, आपको समझ आएगा और आप उसके आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे इस पैसेज की मैं आपको हिंदी बताने बैठूँ, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं कि सेम यही पैसेज आएगा वाले, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप कितना सोचते हो, कैसे सोचते हो। और अगर फिर भी आपको ये चाहिए हो कि हाँ मैम ये पैसेज भी सोल्व कराओ, तो बिल्कुल मैं आपको सोल्व करा दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये आंसर मतलब देख सकते हो। चलो अब हम आगे शुरू करते। देखो, आपके ये 2 पैसेज आएंगे इस तरह से। अब एक दूसरा ये है, व्हाट इज़ यूज़फुल टू अस। तो ये तो जो ऑप्शनल है ये तो छाटने बहुत ईजी हो जाते हैं। व्हाट इज़ यूज़फुल टू अस, तो पहले में ही आंसर आ गया, बुक्स। होम डू दे नेवर चीट, किसको वो कभी भी चीट नहीं करते, दे नेवर चीट द रीडर। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, द रीडर ये रहा ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, रीडर आ जाएगा। वोट आर द बुक्स ए सोर्स ऑफ, बुक्स किसका सोर्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन। ये तो बिल्कुल देखने से पता चल रहा है, पैसेज ना भी पढ़े तो भी पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉलेज। तो किसका सोर्स होते हैं, बुक नॉलेज का सोर्स होते हैं। हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, कैसे हम अच्छी जगह बना सकते हैं। तो भाई ऑब्वियसली इसमें जब बुक्स की बात इसमें की गई है तो यहाँ पे देखो, बाय रीडिंग बुक्स वी कैन बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। तो किससे, बाय रीडिंग बुक्स। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी। हाउ कैन वी बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट, बाई रीडिंग बुक्स वी कैन बी इन कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स, ठीक है। हमने उनकी बुक पढ़ी तभी तो हम पास्ट के राइटर्स के साथ कनेक्ट हो पाए। तो आगे देख लेते हैं अब हम अपना। तो अब हम अपना ये ग्रामर वाला पार्ट से शुरू कर देते हैं कि क्या इनके आंसर्स रहने वाले हैं। तो देखो, द गीता सेज ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमने सुनी ये तो हमारी सुनी सुनाई प्रोवर्ब है ना, कि गीता में लिखा द गीता सेज, गीता ये यहाँ पे बात हो रही है, हमारी जो होली बुक है ना उस गीता की बात हो रही है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आएगा हमारा इज। अब यहाँ देखो, आई ब्लैंक अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड, एक मिनट, आफ्टर आई हैड रीड इट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा आफ्टर और बिफोर का एक बहुत ही अच्छा रूल होता है कि बिफोर से पहले हेड थर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। बिफोर से पहले हेड थर्ड का यूज़ होता है और आफ्टर के बाद में हेड थर्ड का यूज़ होता है। और बिफोर के बाद में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो वर्ब की सेकंड, बिफोर के पहले हेड थर्ड और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। इसी तरह से आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा और आफ्टर के बाद हेड थर्ड का। तो ये यहाँ पे हेड थर्ड का यूज़ तो हुआ है, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो टीयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोन। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा 3 वाला ऑप्शन, टोन। आई टोन अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट, कि मैंने लेटर को फाड़ दिया वो लेटर को पढ़ने के बाद। इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें आर्टिकल फिल करने हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, एन और द। आप इस चीज़ का एक ध्यान रखना कि ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक है इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये जो ए और एन वाला है इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मत रखना, ये बिल्कुल
ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको ऐसा वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसकी साउंड आप जैसे ही उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो वावल दिया हुआ है, लेकिन जब साउंड पे जाओगे तो वहाँ पे साउंड मिलेगी कॉन्सोनेंट। तो इसको बिल्कुल भी गलत मत कर देना। जैसे ये हो गया वन आइड मैन, या फिर यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इस टाइप के आपको ब्लैंक्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं। ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी पर्वत चोटियों के नाम होते हैं ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, इनसे पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो हमारी पर्वत श्रृंखला होती है उनसे पहले हमें दा का यूज़ करना होता है, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स। तो यहाँ पे ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पर्वत चोटी का नाम है, तो इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखो, वी शुड हेल्प ब्लैंक नीडी, हमें मदद करनी चाहिए। किनकी? नीडी, जिनको मदद की ज़रूरत हो ना, हमें उन्हीं की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आएगा, जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 3, द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये गलत लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे पहचानना, इनको पंक्चुएट करना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कैपिटल आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज में बंद होंगे सेंटेंसेस। तो ये सब आपको सोल्व करना है। अब देखो, राम सेड टू मी हिज ब्रदर इज एन MLA। अब देखते ही हमें पता चल गया, एक तो शुरू में जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे स्मॉल दे रखा है तो आर आ गया। राम सेड टू मी, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये तो ये इन्वर्टेड कोमाज में बंद होगा, क्योंकि किसी की कही हुई कोटेशन, किसी की कही हुई बातें तो इन्वर्टेड कोमाज में बंद होंगी ना। तो राम सेड टू मी, इसके बाद कोमा लग जाएगा, फिर इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट। अब जैसे इन्वर्टेड कोमाज शुरू होंगे हमारे, तो ये जो हिज है इसका H कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा इन्वर्टेड कोमाज के बाद, यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो यहाँ हिज का H स्मॉल है, जो कि गलत है, कैपिटल आएगा। ब्रदर इज एन MLA। अब देखो ये MLA है, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो M के बाद डॉट आएगा, L के बाद और A के बाद। ठीक है, A के बाद ये हमें फुल स्टॉप लगा देना है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज में बंद रहेगा। तो ये वाला जोन जिस भी ऑप्शन में हमारा है वही होगा करेक्ट आंसर। तो आप देख लेते एक बार, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? हम ऐसे एलिमिनेट करके भी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज नहीं है, MLA भी गलत लिखा हुआ है, तो देखते ही हमने कट कर दिया। अब दूसरा देखो, ये भी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज नहीं है, यहाँ पे MLA तो सही है लेकिन इन्वर्टेड कोमास नहीं है। अब ये देखो थर्ड वाला, राम सैड टू मी हिज ब्रदर इज एन MLA, ये सही है आपका। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। राम सैड टू मी हिज ब्रदर इज एन MLA, लिखा तो ये भी है लेकिन इन्वर्टेड कोमास में भी है, पर एक गलती है, यहाँ पे H है ना, H स्मॉल दिया है जो कि आएगा कैपिटल में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C जो कि है राम सैड टू मी हिज ब्रदर इज एन MLA, वो होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, वाव यू आर एन अमेजिंग कैरेक्टर। अब ये जो वर्ड है हमारा वाव, ये जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक, ये जो वाव वर्ड है ये जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये जो वाव वर्ड है इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आना चाहिए और वाव का W कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो अब देख लो एक बार कि जो इसे भी सेंटेंस में वाव में W कैपिटल में होगा वो देख लेते हो, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो ये फोर्थ ऑप्शन ऐसे निकल गया हमारा, क्योंकि है नहीं, फर्स्ट भी ऐसे निकल गया। अब देखो सेकंड और थर्ड में से देखते हैं कौन सा होगा राइट। ठीक है, तो देखो वाव यू आर एन अमेजिंग कैरेक्टर, दोनों में लास्ट में फुल स्टॉप भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C वाव यू आर एन अमेजिंग कैरेक्टर, ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वाव है, वाई का यू का वाई कैपिटल यहाँ पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इन सेंटेंसेज को चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। जब सेंटेंस अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस सिंपल होता है तो हम वहाँ पे सेड का सेड ही रखते हैं, और अगर सेड टू होता है तो उसका हम टोल्ड बना देते हैं वो। ठीक है, और जो ये रिपोर्टिंग वर्ब, आगे वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पीछे वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को, अगर सेंटेंस सिंपल हो तो हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट का यूज़ करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके नरेशन की पूरी वीडियो देख सकते हो, आर्टिकल्स की पूरी वीडियो देख सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एक और सेशन कराने वाली हूँ जिसमें कि सारे प्रैक्टिस करेंगे हम, जो लास्ट ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो वीडियो भी इसके लिए देख सकते हो। तो चलो अब इसमें देख लेते हैं। यू सैड, तो यहाँ पे सेम क्या आएगा, यू सैड ही आएगा। उसके बाद दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन डजंट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि यू सैड दैट, आई का बन जाएगा यू। आई का यू क्यों बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सब्जेक्ट हमारा है यू। ये लिख के देख लिया करो, आई, माई, मी, यू, योर, यू। तो आई के नीचे वाला कौन सा, यू है। ठीक है, तो हम तो यू का यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू सैड दैट यू। अब इज एम आर चेंज होते हैं, जब इज एम आर हमारा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में होता है तो वो चेंज होता है यू, सॉरी, तो वो चेंज होता है वोज या फिर वर में। ठीक है, तो यहाँ पे एम का यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे आ जाएगा यू वर डूइंग, और माई का बन जाएगा योर, यू वर डूइंग योर वर्क। माई का योर कैसे बन जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, और चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है ना। तो एक बार चेंज करके देख लेते, देखो यू योर, यू योर, यू, आई, माई और मी। अब देखो ये जो माई है, माई के साथ क्या आया है, योर आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे योर आएगा। और लास्ट में हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनता है तो हम इन्वर्टेड कोमाज हटा देते हैं और वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया है, सॉरी। थर्ड और फोर्थ क्यों गलत हुए, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन गलत है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माई टीचर सैड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पे ये सेंटेंस भी सिंपल है और सैड का सैड ही रहेगा, और इन ये और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट का। और द माई टीचर सैड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, सेम एज इट इज़ बाद में आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको अब बताया ना कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो सार्वभौमिक सत्य, तो वहाँ पे उस सेंटेंस में हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो ये बात भी तो बिल्कुल ट्रूथ ही है ना, बिल्कुल सच्चाई है कि इंडिया फ्री हुई थी 15 अगस्त 1947 को। तो इसलिए यहाँ पे जो बिकेम है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हेड थर्ड में चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सत्य बात है, तथ्य है, फैक्ट है, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में मानो आपको ये भी मिल जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये ऐसे जो सेंटेंसेज होंगे इनका टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम जो माई टीचर सैड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, इन ऑप्शंस में से देख लो आप कौन सा ठीक जा रहा है। तो वही, इसमें देखो हेड थर्ड दिया हुआ है, गलत हो गया बी ऑप्शन। थर्ड में भी हेड थर्ड दिया हुआ है, हेड बीन बिकम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सेम टू सेम ही आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, माई टीचर सेड दैट, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हैज़ बिकम दिया हुआ है, यहाँ पे हैज़ बिकम दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्कड हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडाल्स, मोडाल्स फिल करने। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही ब्लैंक पास, वो कठिन मेहनत करता है, क्यों, ताकि वो पास हो जाए। इसीलिए कठिन मेहनत करते हो ना आप लोग भी, कि आप लोग पास हो जाओ एग्ज़ाम में। सिर्फ आप लोगों को भी एग्ज़ाम से मतलब है कि एग्ज़ाम में पास हो जाओ बस, बाकी कोई मतलब नहीं है कि बाद का बाद में देखा जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम की टेंशन है, राइट। तो यहाँ ये सेंटेंस देखो, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइट आएगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी होती है ना, ही वर्कड हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, सो दैट ही माइट पास,
कि वो पास हो जाए, ठीक है, इसीलिए कठिन मेहनत करता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे मे भी आ सकता था, है ना, लेकिन यहाँ पे माइट आया, वो क्यों आया, तो आप समझ लो इस चीज़ को कि ये जो सो दैट है, सो दैट से पहले यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मतलब पास्ट का यूज हुआ है, तो दूसरी साइड भी हमें पास्ट ही यूज करना होगा, इसलिए यहाँ पे माइट आया। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दूँ, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एक बार मैं लिख ही देती हूँ, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव, हम खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, कि हम जिंदा रह सकें। तो दूसरी साइड यहाँ पे हम इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे मे का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सो दैट है लेकिन इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ भी पास्ट का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है माइट का, ठीक है। पॉसिबिलिटी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए तो हम यूज़ करते हैं किसका, मेक। स्ट्रॉन्ग ना हो, थोड़ी पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं माइट का। चलो आगे देखते हैं। कैंडिडेट ब्लैंक आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब इस सेंटेंस में देखो, इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है मस्ट, नीड, ओट, कैन। अब सेंटेंस की हिंदी बना के देखो, कैंडिडेट ब्लैंक आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लिखा होता है ना आपके पेपर में भी कि कैंडिडेट को हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। अगर भाई आंसर नहीं दोगे तो नुकसान आप ही का है। यहाँ पे दो होते, चाहिए की सेंस में दो मोडाल्स यूज होते हैं, एक होता है मस्ट और दूसरा होता है यूज हमारा शुड, ठीक है। तो मस्ट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब आप वो काम नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, तो वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। तो इस ब्लैंक में तो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मस्ट, ठीक है। और शुड का यूज क्या होता है, हम किसी को सलाह दें, भाई बाकी वो सलाह मानने या ना मानने वो उनकी मर्जी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, वी शुड रिस्पेक्ट और पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। क्यों, भाई सलाह दी गई है कि कोई मानने या ना मानने वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सजेशन की सेंस में जहाँ पे आएगा तो वो शुड का यूज होगा। और जहाँ पे मतलब जो काम आपको करना चाहिए कि सेंस में जो काम करना है आपको लेकिन आप नहीं करोगे, नुकसान आपका होगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का। अब यहाँ पे जो F वाला पार्ट है इसमें नॉन फाइनाइट दिए गए हैं। ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस में नॉन फाइनाइट अभी नहीं आएंगे, ये आगे आएंगे आपके एनुअल एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आंसर बता देती हूँ, इनको आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर देना इसको। आई वॉज मेड ब्लैंक फुटबॉल, तो यहाँ क्या आएगा, आई वॉज मेड टू प्ले, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट है, ये आगे जब हम करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, अब डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। लेट हिम ब्लैंक ए सॉन्ग, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा सिंग, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। चलो आपको ऐसे ही ऐड कर दिए थे, लेकिन हाँ ये नॉन फाइनाइट सब सिलेबस में है नहीं। अब आपके जो आएंगे ज़रूर से ज़रूर आएंगे, वो आएंगे आपके आर्टिकल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और आपको मोडाल्स देखने को मिलेंगे, वर्ब्स, और इसके बाद हमारे नरेशन है ये देखने को मिलेंगे। ये 4 टॉपिक ज़रूर से ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे, करा दिए आपको, जो कि आपकी इस PDF में नहीं थे, मैंने अलग से लेके इनको और अटैच किया है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा राइटिंग स्किल का, जो कि 5 नंबर के रहेंगे। आपको और में देख के मिलेगा कि लेटर एप्लीकेशन या लेटर मिल सकता है, या फिर आपको नोट वो रिपोर्ट भी मिल सकती है। तो यहाँ देखते हैं, यू आर राज रानी, आपके जो लेटर होगा उसी में सारी हेडिंग दी हुई है और हमें उसी हेडिंग को चूज़ करना है, यू आर राज या फिर रानी ऑफ हाउस नंबर 78 मॉडल टाउन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग ए स्कॉलरशिप, ठीक है। अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है कि उसने स्कॉलरशिप जीत ली, इसके लिए। दूसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्गत रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, और उसमें ये भी ऐड करना है, दिस ईयर बिकॉज योर फैमिली सफर्ड ए ह्यूज लॉस इन देयर बिजनेस, कि आपको क्यों फीस माफ़ी चाहिए, आपको फीस माफ़ी क्यों चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, तो वो आपको नहीं पढ़ा लिखा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, इसलिए। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, हमारा एड्रेस नाम दिया है, तो हमें यही नाम यूज़ करना। अगर लड़का है तो राज, लड़की है तो रानी, हाउस नंबर 78 मॉडल टाउन, तो यही एड्रेस हमें इसमें यूज़ करना है। तो ये देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखो हाउस नंबर 78 मॉडल टाउन, रिवाड़ी, डेट और डियर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास लेटर लिख रहे हो ना,
कि उसने जो स्कॉलरशिप विन की है उसके लिए। तो क्या लिखेंगे हम आगे, द रिजल्ट ऑफ 10th क्लास वॉज डिक्लेयर्ड बाई BSEH भिवानी टुडे। कह रहे हैं कि रिजल्ट आज ही आया भिवानी बोर्ड का। आई सर्च योर रिजल्ट ऑन द इंटरनेट, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा इंटरनेट पे। एंड माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई फाउंड दैट यू हैव पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। और मेरे जॉय की, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि तुमने तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम पास किया। यू हैव गोट नॉट ओनली गुड मार्क्स, तुमने सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं लिए, बट योर नेम अपीयर इन द लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, लेकिन तुम्हारा नाम स्कॉलरशिप की लिस्ट में भी आया। विनर्स ऑल्सो, स्कॉलरशिप विनर्स थे उनमें भी तुम्हारा नाम आया। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, तुम मेरी बधाई को स्वीकार करो। यू हैव ब्रोट ऑनर टू योर फैमिली एंड टू अस ऑल्सो, तुमने हम सब का मान सम्मान बढ़ाया है। योर हार्ड वर्क हैज़ ब्रून फोर्ट आफ्टर ऑल, तुम्हारा जो कठिन मेहनत है उसका फल तुम्हें, उसका रिजल्ट तुम्हें मिल ही गया। व्हेन आर यू गिविंग ए पार्टी टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, फिर अपने दोस्त से तो हम पूछ ही सकते हैं ना कि तुम्हारी सक्सेस पे तुम पार्टी कब दे रहे हो, कब सेलिब्रेट कर रहे हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कीप माई शेयर, तो मुझे मेरा हिस्सा भी देना, उसको देना, मुझे मेरे हिस्से की पार्टी देना भूल मत जाना। मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, तो वो कहता अपने दोस्त को कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मतलब ये उसकी विश है। योर्स लविंग राज या फिर रानी, जो भी, मतलब लड़का है तो राज लिख देना, लड़की है तो रानी, ठीक है। दूसरा है हमारा कि प्रिंसिपल को हमें एप्लीकेशन लिखनी है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, ये सारा एड्रेस हमें ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम क्या ऐड करेंगे, किसके लिए लिख रहे हो आप, फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर या मैडम। आगे आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का 10वीं क्लास का छात्र हूँ। माई फादर इज ए शॉपकीपर, मेरे पिता एक दुकानदार हैं। ही हैज़ बिन रनिंग ए रेडीमेड क्लोथ्स फॉर द लास्ट 5 years, वो 5 साल से कपड़ों की उनकी दुकान है, वो दुकान चला रहे। लास्ट मंथ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट ओकर्ड, और जो पिछले मंथ में एक ऐसा जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी एक घटना हो गई। फायर ब्रोक आउट इन द शॉप ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एट नाइट, रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। एंड एवरीथिंग वॉज बर्नड टू एसिज, और सारी चीज़ें जल के राख हो गई। वी सफर्ड ए ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, हमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। इन दिस सिचुएशन माई फादर इज़ नॉट एबल टू पे माई स्कूल फीस, और मेरे पापा अब जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें मेरे पापा स्कूल की फ़ी नहीं भर सकते। आई हैव नॉट अवेल्ड एनी फ़ी कंसेशन सो फार, मैंने इससे पहले कोई भी फ़ी कंसेशन नहीं लिया है आपसे। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ। आई एम ए गुड प्लेयर, ऑल्सो बहुत अच्छा प्लेयर भी हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन दिस ईयर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इस साल फुल फी कंसेशन दे दो। आई शैल बी थैंकफुल टू यू एंड दिस काइंड एक्ट, मैं आपको, अगर आप मेरी फ़ीस माफ़ कर देते हो तो आपके इस काइंड एक्ट के लिए मैं आपको आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, इसमें आपको ओबीडियंटली की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, OBEDIENTLY, ठीक है। जो ये हमारा लेटर या फिर एप्लीकेशन होती है, इनमें जो हेडिंग हम लिखते हैं ना, तो उनका भी एक एक नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो ये वाली जो हेडिंग अगर आप ना लिखोगे तो एक नंबर यहाँ से कट हो जाएगा, तो बड़े ही केयरफुली आपको लिखना है। चलो आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसेज, जो कि हमारी एक पैसेज होगा पोम से। तो पहले पोम वाला पैसेज देख लेते हैं हम। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, ये पोम मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हुई है। प्लेलिस्ट में आपको इस पोम की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हाफ ईयरली के लिए पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें सारी पोम्स दी गई हैं, उनकी मैराथन दी गई है, और हाफ ईयरली के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो देख सकते हो। अच्छा, आप ये 2 क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर याद कर लेना, नेम ऑफ द पोम एंड नेम ऑफ द पोइट। ये जो भी पोम आपके हाफ ईयरली में आएंगे, 6-7 जो भी पोम है, इन सब के आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोम से ये लाइंस दी गई है, इनका पोइट कौन है, पोम का क्या नाम है, ठीक है। और ऐसे चैप्टर से भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर और किसके द्वारा लिखा गया है, अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है। तो आप देख लेते हैं ये हमारा पोम वाला पैसेज। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जब पोइट एक बार कहीं पे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे कहीं जा रहे थे, तो क्या देखते हैं वो कि एक क्रो होता है, उन पे स्नो के पार्टिकल्स गिरा देता है, तो वहाँ से ये लाइन ली गई है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा हार्ट, मेरा मूड पूरी तरह से चेंज हो गया, मेरे दिन का कुछ पार्ट सेव हो गया, जो कि मैंने किसी वजह से अपने दिन का कुछ पार्ट खराब कर रखा था, ठीक है। तो ये पोम की लाइंस कहाँ से ली गई हैं, पोम की लाइन ली गई है डस्ट ऑफ स्नो से, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो।
आगे हैं। और डस्ट ऑफ स्नो पोम के पोइट कौन है, तो उनके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। व्हाट हैड गिवन द पोइट ए चेंज ऑफ मूड, किस चीज़ से पोइट का मूड है वो चेंज हो गया था, तो किस चीज़ से हो गया, उनके ऊपर जो स्नो के पार्टिकल्स गिरे थे उसी से तो पोइट का मूड चेंज हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आ जाएगा, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, इसी के कारण तो पोइट का मूड चेंज हुआ था। हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट, किस तरह से पोइट का कुछ दिन का हिस्सा सेव हो गया था, बच गया था, क्योंकि पोइट का मूड पहले ख़राब था और बाद में उनका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। तो क्या ही स्टॉप्ड ruining द डे, उन्होंने बंद कर दिया था उस दिन को बर्बाद करना, एंड हिज मूड चेंज्ड, और उनका मूड पूरी तरह से बदल गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट इसका आंसर। ये देखो ये गलत है, ही डिड नॉट स्टॉप ruining द डे, ये तो गलत है। हिज मूड डिडंट चेंज, ये भी गलत है क्योंकि पोइट का मूड तो चेंज हो गया था ना। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, ये जो स्टैंजा ऊपर दिया गया है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो वो हमें बतानी है। अब देखो राइमिंग स्कीम क्या होती है एक बार देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिल भी सकता है और ना भी, लेकिन हाँ ये पोम और पोइट वाला तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो एक ही नंबर में आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछ ले कि नेम ऑफ द पोम एंड नेम ऑफ द पोइट, या फिर एक एक करके अलग पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे ये अलग अलग पूछ रखे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन था कि राइमिंग स्कीम बतानी है। तो देखो हैज़ गिवन माई हार्ट, राइमिंग स्कीम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 4 लाइनें दी हुई हैं, है ना, 4 लाइनें। अब देखो पहले की राइम क्या है, हार्ट, हार्ट, टे, टे साउंड आ रही है इससे, ठीक है, टे, टे, टी की साउंड टे। तो यहाँ देखो ये जो एक तरह की साउंड होती है उसको हम एक राइमिंग देते हैं, दूसरी साउंड को दूसरी, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। हर्ट, इसको हमने दे दिया ए साउंड। मूड, डे, यहाँ ऊपर टे की साउंड आ रही थी तो हमने ए दे दिया, नीचे डे की साउंड आ रही है तो हमने दे दिया इसको बी। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में पार्ट, टे, टे, फिर से टे की साउंड आ रही है, मतलब पहली वाली लाइन की ही साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फिर से ए दे देंगे। र्यूड, डे, डे, र्यूड, डे, डे। ठीक है, तो डे की साउंड आ रही है, मूड और र्यूड ये दोनों सेम है ना, सेम ही साउंड आ रही है ना, डे डे की साउंड आ रही है दोनों में, तो इसमें हम इसकी राइमिंग दे देंगे बी, इसकी राइमिंग हम दे देंगे बी। तो ये जो हमारा पैसेज है इसकी राइमिंग क्या बन गई, ए बी और ए बी। ठीक है, ए बी और ए बी। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे ये जो लाइंस हैं 4 लाइंस है, इसको हमें अलग अलग लाइंस में लास्ट वाला जो वर्ड है ना उसको बोल के देखना है, और फिर कौन कौन से वर्ड की राइमिंग, कौन कौन सा वर्ड सेम तरह से लास्ट की जो उनकी राइमिंग है वो मैच हो रही है, उसको सेम राइमिंग देंगे हम। जैसे कि हर, टे, टे की साउंड आ रही है तो यहाँ हमने ए दे दिया, डे, डे अलग साउंड आ रही है, टी से अलग है डे तो बी दे दिया, पार्ट, टे, फिर से टे की साउंड आ रही है तो फिर ए दे दिया, फिर डे की आ रही है तो फिर दे दिया, तो इसकी राइमिंग क्या होगी, ए बी, ए बी। आगे देख लेते हैं, ये हमारा पैसेज दिया हुआ है हमारे चैप्टर से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब मुझे तो पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये कौन से चैप्टर से है, आपको भी आ गया होगा समझ। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, the boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and the cornfield on the whole valley. आपको याद आया कि कौन से चैप्टर से हैं। अब हमें यहाँ पे चैप्टर का नेम बताना है, तो बिल्कुल मुझे तो पता चल गया, ए लेटर टू गॉड से है। वहीं पे हुआ था ना कि तेज एकदम से ओले आने लग गए थे, एकदम से तेज हवा चली, उसके बाद ओले आने लग गए थे, और ओले बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर के, बिल्कुल ओले सिल्वर के कॉइन्स से मैच होते दिख रहे थे उसको। और यहाँ पे जो आदमी था वो कहता है कि अब तो बहुत ही बेकार कंडीशन होने वाली है क्योंकि इतनी भारी बारिश हो गई है, और मुझे लगता है कि जल्दी ये बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, और बारिश और भी तेज़ होने लग गई। गार्डन में, कॉर्नफील्ड में, सब जगह पानी पानी वहाँ पे भर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द चैप्टर का नेम क्या है, हमारे चैप्टर का नेम है ए लेटर टू गॉड। गॉड को भगवान, फिर बाद में क्या होता है वो भगवान जी को लेटर लिखता है ना, याद होगा आपको अच्छे से। तो चलो आगे देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर। ये जो चैप्टर है इसके ऑथर का नाम हमें बताना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो पोम है उनके पोइट का नाम याद कर लेना, और आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक प्रोज सेक्शन है ना, तो उनके राइटर्स का भी नाम याद कर लेना, क्योंकि वहाँ से सीन पैसेज आपको उन चैप्टर्स में से सीन पैसेज देखने को मिलेंगे, तो कर लेना आप वो भी याद। नेम ऑफ द ऑथर, तो ए लेटर टू गॉड के ऑथर का क्या नाम है, तो उनका नाम है G.L. फ्यूंटेस। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G.L. फ्यूंटेस।
आगे देख लेते हैं। हाउ डिड द हेल स्टोन्स लुक लाइक, हेल स्टोन्स किस तरह से दिखते थे। तो हमारा जो ये पैसेज है ऊपर इसमें आया था ना कि हेल स्टोन्स कैसे दिख रहे थे, तो जस्ट लुक लाइक सिल्वर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लुक लाइक सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आपके पैसेज में सब दिया हुआ है, अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनकी हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप इजीली ये कर पाओगे। तो क्या आ जाएगा, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। वॉट हैपन्ड ऑल एट वंस, फिर एकदम से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लग गई, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बोथ ए या बी या नन ऑफ द अबोव। तो भाई ये दोनों ही बातें हुई थी, एक तेज हवा चलने लग गई थी और तेज हवा के साथ वहाँ पे जो हेल स्टोन्स है वो भी गिरने लग गए थे। ये देखो मैं आपको पैसेज में भी ये लाइन्स दिखा देती हूँ, ये रहा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो को किस चीज़ के लिए होप थी, क्या होप लगाए बैठा था लैंचो। इस चैप्टर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो कौन होता है, वो होता है लैंचो, लैंचो, ठीक है, लैंचो, LENCHO, लैंचो। चलो तो ये है, इसमें क्या होप लगा के बैठा रहता है वो, फॉर द हेल टू स्टॉप सून, उसको उम्मीद थी कि जो ये ओले हैं जल्दी बंद हो जाएंगे, फॉर द हेल नॉट टू स्टॉप सून, नहीं बंद होंगे, बहुत ही नहीं भाई, उसको तो होप थी कि जल्दी ये बारिश, ये जो ओले गिर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर द हेल टू स्टॉप सून। यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे ये आपके जो ये पैसेज है इसका आंसर है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। और क्वेश्चंस देख लो आप। वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस, फायर और आइस जो हमारी पोम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, किस। आगे देखते हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स को कैसे टेरिफाई कर डराता था विलेजर्स को। तो ये हमारी पोम से दिया हुआ है, हमारी पोम ए टाइगर इन द जू से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। वॉट डज द पोइट से, द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, पोइट क्या सोचते हैं कि जो बच्चे की बॉल गुम हो गई है उसको वैसे तो नई बॉल भी दिला सकते थे, लेकिन पोइट कहते हैं इसको नई बॉल नहीं दिलाएंगे। तो क्या क्या सीख रहा है बच्चे उससे सीख रहा है कि जो पुरानी चीज़ उसकी गुम हो गई है ना, उसकी वैल्यू उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ उसकी गुम हो गई उसके पास नहीं है, तो इससे उसको हर एक चीज़ की वैल्यू समझ आ जाएगी। तो जो वो बच्चा है वो सीख रहा है कि कैसे कोई चीज़ें ज़िंदगी में हमारी कुछ चीज़ें गुम हो भी जाती है और हमें उनको सहन भी करना होता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। हाउ डिड हैरियट सेव ट्रिकीज लाइफ, जो हैरियट था उसने ट्रिकी की लाइफ को कैसे बचाया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा लिया गया एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो हैरियट था, हैरियट जो कि क्या था, एक पशु चिकित्सक था, ठीक है। तो उन्होंने ये जो ट्रिकी कौन था, यहाँ पे ट्रिकी डॉग था, तो डॉग की लाइफ को कैसे बचाया था इसके बारे में हम बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब होरस डैनबीज एनकाउंटर विद द यंग लेडी, होरस डैनबी के एनकाउंटर को बताना है, उनकी मुठभेड़ को बताना है, जो कि उनकी मुठभेड़ यंग लेडी के साथ हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं अभी इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसी वीडियो में। तो ये देखो आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे मैंने उन सब के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये देख लेते हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स को कैसे डराता। आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2010 में, 11 में, 12 में, 18 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे डराता था। द टाइगर ग्रोल्स एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज, कह रहे हैं कि वो घुर्राता था विलेज के नियर बाय। देन ही शोज हिज वाइट फैंक्स एंड क्लोज, वो अपने वाइट कलर के फैंक्स को दिखाता था, अपने जबड़ों को दिखाता था। वाइल मूविंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमते हुए। ही स्नार्स अराउंड देयर हाउसेज एंड दस बिगेम ए टेरर फॉर द विलेजर्स, और वो स्नाल करता था उनके घरों के आसपास, इसीलिए जो विलेजर्स है उससे डर जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ, बॉय बच्चा क्या सीख रहा था अपनी बॉल के गुम हो जाने से। तो ही इज़ लर्निंग दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्सल ऑफ लाइफ, की जो हानि है, लाभ है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये सब तो क्या है, कभी कुछ गेन करना, कभी लॉस करना, ये सब तो हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। वन शुड एक्सेप्ट दैम एज ए कॉमन मैटर्स, एक को हर किसी को समझना चाहिए कि भाई ये तो लाइफ में आनी जानी चीज़ है, तो वन शुड नॉट टेक दैम सीरियसली, इनको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
वोट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये क्वेश्चन पूछा जाए चाहे फिर ये पूछा जाए, मेन आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया, आंसर यही रहेगा, ठीक है। वोट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, क्या आइडिया है कि कैसे ये दुनिया एंड हो जाएगी। तो कैसे एंड होगी, द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो बाइबल में कहा गया है कि ये दुनिया आग से एंड होगी। साइंटिस्ट से दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, और साइंटिस्ट कहते हैं न्यूक्लियर वॉर के कारण ये दुनिया एंड हो जाएगी। द वर्ल्ड विल फ्रीज टू दैट द पोइट सेज दैट इवन अदरवाइज देयर इज इनफ हेट एंड डिजायर इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स एंड, और लेकिन पोइट का ये मानना है कि ये दुनिया जो अंत होगी तो किससे होगी, उनकी नफरत के कारण और उनकी जो डिजायर्स हैं जो कि दिन बर दिन बढ़ती जाती हैं, उनके कारण इस दुनिया का एंड होगा, ठीक है। आगे देखो, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जैसे ही वो तूफान में अपनी एरोप्लेन को चलाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। इनसाइड द क्लाउड्स इट वॉज सडनली ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड डैकोटा जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर द पायलट, तो जो भी हमारे नैरेटर का एक्सपीरियंस रहा ये इसमें लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ अभी ये क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ इनके आंसर्स के साथ। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, के साथ क्या प्रॉब्लम थी और उसने कैसे क्योर किया। तो ट्रिकी के साथ तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं असल में, तो क्योंकि वो खा खा के इतना उसकी मालकिन उसको खिलाती थी कि वो तो ऐसे ही जो मिसेस पम्फ्री थी इसकी मालकिन थी, वो उस ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिला देती थी इस डॉग को, और इसीलिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने तो कुछ किया ही नहीं, डॉक्टर ने कोई सर्जरी नहीं की, वो तो ऐसे ही ठीक हो गया, बस देखभाल डॉक्टर ने की और ठीक हो गया। और डॉक्टर ने इसको तभी फूल खाना दिया जबकि इसको भूख होती थी, बिना भूख के इसको खाना नहीं दिया, ठीक है। डिस्क्राइब होरेस डैनबीज एनकाउंटर विद द यंग लेडी, होरेस डैनबी का एनकाउंटर यंग लेडी के साथ, ये क्वेश्चन आ जाए चाहे फिर ये आ जाए। द लेडी इन द रेड वॉज ए मोर प्रोफेशनल थीफ देन होरेस डैनबी की वेरिजेंट आंसर, तो हमें आंसर यही देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।